स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 12 एक लेंदी क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, पर इसमें से एक्सट्रैक्ट आ सकता है। मतलब कोई पॉइंट तो उठा के दे ही सकते हैं इसमें से, तो इसलिए हमको बस प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ही है। अर्णव इस्पात उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। तो रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है 10 करोड़ रुपए का। रॉ मटेरियल परचेज 10 करोड़ का है, और जीएसटी कल आपको सिखा दिया। पेड ऑन अबव परचेज 18% से, एलिजिबल फॉर आईटीसी 1 करोड़ 80 लाख। तो ये हमको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि जीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा। फ्रेट इनवर्ड ये ऐड करना होता है, मटेरियल में ही ऐड करना होता है। अगर फ्रेट आउटवर्ड लिखा होता ना तो सेलिंग एक्सपेंस में जाता है, पर इनवर्ड लिखा है तो मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड होता है। अच्छा, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। तो फैक्ट्री वर्कर्स तो डायरेक्ट वर्कर होते हैं, और उनको जो वेजेस पे करते हैं उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेजेस। कंट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ। पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड, और ईएसआईएस का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉई। बोलो बोलो तो पता ही नहीं है आपको, एक्चुअली मैं बताता हूं। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ईएसआईएस का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। मतलब एम्प्लॉय का इंश्योरेंस भी करवाया जाता है। मान लो फैक्ट्री में वर्कर्स है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो और फिर उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, तो कहाँ से देंगे? तो इसलिए एम्प्लॉयज का क्या करा के रखते हैं? इंश्योरेंस। तो ये वो इंश्योरेंस है। और पीएफ तो आप समझते ही हो कि सैलरी में से थोड़ा थोड़ा हम लोग काट के डालते रहते हैं, और जिससे कि जब रिटायरमेंट होगा तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। तो वो आपका पीएफ होता है। ये सब में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो क्या कंपनी के लिए कॉस्ट हो गई? क्या कंपनी के लिए खर्चा हो गया? और ये भी डायरेक्ट वेजेस में ही आता है। तो ये पॉइंट अपने किसी क्वेश्चन में नहीं आया, तो अब ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसको डायरेक्ट वेजेस में ही लेना है। सर ऐसे तो फिर और भी कोई भी नया आइटम आ जाएगा, तो उसी के लिए तो ये एग्जाम्पल करा रहा हूँ। और प्लस आपको हम आगे चैप्टर भी पढ़ाएंगे जिसमें हम लोग सेपरेटली मटेरियल नाम से चैप्टर पढ़ाएंगे, लेबर नाम से चैप्टर पढ़ाएंगे, ओवरहेड नाम से चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहाँ और ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है? नहीं नहीं, ये एम्प्लॉयज मतलब यहाँ पर वो वर्कर ही है, ऐसे नहीं बोला था। मैंने बोला था ऑफिस स्टाफ अगर लिखा हुआ हो तो वो आपके लिए ओवरहेड में जाएगा। ठीक है? ये मैं बोल रहा था कि अकाउंट्स में आप लोग को ऐसे पढ़ाते थे कि वर्कर्स है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, और अगर एम्प्लॉई है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। मैंने तो बोला चाहे एम्प्लॉई हो चाहे वर्कर हो, वो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की तरह डिफाइन होता है। डायरेक्ट लेबर मतलब जो मेन है, और इनडायरेक्ट लेबर जो एंसिलरी दे रहा है। तो आपको कैसे पता चल रहा है इस एम्प्लॉय वर्ड से कि वो एंसिलरी है या मेन है? तो आप ऐसे समझिए ये उन वर्कर्स की बात हो रही है। अच्छा, फिर अगेन बोनस भी दे रहे हैं उनको। होता है ना, कभी कभी बोनस दे दिया जाता है, उन्हीं वर्कर्स को बोनस भी दिया जा रहा है, तो ये भी किस में आएगा? डायरेक्ट वेजेस में ही आएगा। अच्छा, रॉयल्टी पेड। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉयल्टी किस में आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वेजेस थोड़ी है, रॉयल्टी दे रहे हैं तो ये तो प्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अच्छा, पावर एंड फ्यूल कल समझा रहा था कि आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड में भी ले सकते हैं, तो हमने कल इसको प्रोडक्शन ओवरहेड में ही लिया था, उसी में ले रहा हूं। अच्छा, अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस। मोल्ड्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट को शेप देने वाले इक्विपमेंट्स, तो उनको मोल्ड्स बोलते हैं। तो जैसे अगर सर्कल शेप का प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए कोई मोल्ड भी तो होगा जो सर्कल शेप का होगा, तो इसलिए मोल्ड्स है 8,96,000 का, पर लिखा हुआ है लाइफ इज 2 years।
2 साल चलेगा, तो इसका अमोर्टाइजेशन कर देना, इसको 2 साल में डिवाइड कर देना। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा। और जॉब चार्जेस टू जॉब वर्कर्स, ये भी नया पॉइंट है। होते क्या है ये जॉब वर्कर्स, पहले ये समझे। जॉब वर्कर्स मतलब होते हैं, जैसे आपने एक ब्रांड सुना है बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन सलमान खान का ब्रांड है, तो वो ब्रांड है खाली, मतलब उसमें जो कपड़े मिलते हैं वो सलमान खान खुद थोड़ी बना रहा है। कौन बना रहा है वो? हाँ, मतलब कुछ आउटसोर्स्ड वर्कर्स है, मतलब उन्होंने एम्प्लॉय नहीं कर रखा है। कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे फैक्ट्रीज है ना, उन लोगों को वो बनाने के लिए दिया जाता है, और वो बना के फिर इस पे स्टैंप लगा दिया जाता है बीइंग ह्यूमन का, और बीइंग ह्यूमन के नाम से बेच दिया जाता है। और एक्चुअली सारी कंपनी ऐसा कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि बिस्लेरी की बोतल बनती है ना, मिनरल वाटर बन रहा है, तो बिस्लेरी ने थोड़ी ना बहुत सारे फैक्ट्रीज खोल रखे हैं। ठीक है, क्या हो रखा है, आपको जयपुर में भी एक फैक्ट्री मिल जाएगी जिनका काम मिनरल वाटर बनाने का ही है, बस उस पर ब्रांड बिस्लेरी का लग जाता है। इनको बोलते हैं जॉब वर्कर्स। क्या बोलते हैं? जॉब वर्कर्स। मतलब इनको कोई काम दे दो आप, और वो काम करके आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो उसके लिए जो जॉब चार्जेस दिए जाते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा काम कोई और करके दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज जॉब वर्कर्स। तो अब मुझे बताओ, ये स्पेसिफिक लग रहा है या ये जनरल लग रहा है? हमने कोई काम दिया है उनको, वो करके उनको वापस करना है, तो ये स्पेसिफिक काम होगा कोई या जनरल काम होगा? स्पेसिफिक होगा ना, और इसी वजह से इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में ही लिया जाता है ना। लर्न करने वाली चीज नहीं है। जॉब चार्जेस मतलब हमने कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए दिया गया है, तो फिर उस केस में वो स्पेसिफिक काम करके जब हम पैसा दे रहे हैं उसको, तो उसके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम। ये पहले भी आया था, कहाँ आएगा? स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, प्रोडक्शन ओवरहेड, स्पेयर पार्ट्स, है ना, लुब्रिकेंट्स, ये सब यूज करना, तो ये हमारे लिए प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाएगा। ठीक है, देखो लर्न करोगे तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे, पर अगर समझोगे उन वर्ड्स को, जो वर्ड्स उसमें यूज कर रहे हैं उनको समझोगे, तो जरूर ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर लोगे। ठीक है, तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्पेयर्स कहाँ यूज होंगे? फैक्ट्री में, तो ये हमारे लिए प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया। अच्छा, डेप्रीसिएशन लगाया ऑन, डेप्रीसिएशन भी कॉस्ट मानते हैं क्या? हाँ, डेप्रीसिएशन तो कॉस्ट मानते ही है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगाया, प्रोडक्शन ओवरहेड। ऑफिस बिल्डिंग पे लगाया, अच्छा जनरल मानेंगे, है ना, जनरल वाला मानेंगे। ऑफिस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन जनरल है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन ओवरहेड, और डिलीवरी व्हीकल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट है सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, आराम से आराम से, सुपरवाइजर कहाँ काम करते हैं पहले ये सोचो। ऑफिस में क्या करेंगे वो लोग? ये तो फैक्ट्री में काम करेंगे ना, ये तो वर्कर्स का ध्यान रखते हैं। तो सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा सकता, ये हमेशा प्रोडक्शन ओवरहेड में ही जाएगा। सुपरवाइजर का रोल ही यही होता है, वर्कर्स का ध्यान रखना कि वर्कर्स सब टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, और अपने टाइम पे काम कर रहे हैं, खाली तो नहीं बैठे हैं। तो ये सारा काम अगर उनका रोल है तो वो तो फैक्ट्री में ही हो रहा होगा ना, इसलिए इसको प्रोडक्शन ओवरहेड में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन ओवरहेड। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेलिंग ओवरहेड। यू व्हीकल्स यूज बाय डायरेक्टर्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, है ना, मशीन वगैरह का इंश्योरेंस कराया। प्लांट मशीनरी का कराया, प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री बिल्डिंग का कराया, प्रोडक्शन ओवरहेड। रॉ मटेरियल एंड WIP भी प्रोडक्शन ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकता, स्पेसिफिक खर्चा थोड़ी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो ये तो जितने भी तरह के स्टॉक हो गए सबके लिए ही दोगे ना इंश्योरेंस, या किसी एक प्रोडक्ट का दोगे इंश्योरेंस?
सबका होगा, इसलिए डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता। हाँ, आप बोल रहे हो डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल तब होता जब ये सिर्फ ऐसे लिखा होता कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल लिखा होता बस, तब हम इसे डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करते हैं। अगर ये स्टॉक के लिए हो रहा है ना, कि मतलब खरीद लिया उसके बाद रखा हुआ है, तो रखने के टाइम जो इंश्योरेंस लग रहा है आपका WIP और रॉ मटेरियल पे, ये प्रोडक्शन ओवरहेड में जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, ये तो हम लोग सेपरेटली लिखते ही है। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये भी हम लोग प्रोडक्शन अलग से लिखते ही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये अलग से सेपरेटली आता ही है। इसके अलावा हमको दिया हुआ है एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में आया भी था, एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड। पॉल्यूशन कहाँ होता है? फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में होता है तो क्या आएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आता है ना, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, तो हमने प्रोडक्शन कंट्रोल करने वाले मैनेजर को पे किया है, तो मैनेजर का खर्चा वैसे एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है, पर वो प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आ जाएगा। पर अकाउंट्स मैनेजर है तो जनरल, और सेल्स मैनेजर है तो सेलिंग ओवर है। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, नाम ही जनरल मैनेजर है। अच्छा, पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग, सेपरेटली ऐड होता है प्राइमरी तो, और फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिलीवरी वगैरह देने के लिए पैकिंग करी। अच्छा, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये कर क्या रहे हैं वो देखना है। एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सेलिंग ओवरहेड। फीस पेड टू ऑडिटर, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और फिर ओपनिंग क्लोजिंग दिया। लास्ट में लिखा हुआ है अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 86,000 रुपीज। स्क्रैप है और ये जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस होता है। अगर मटेरियल लिखा होता तो फिर डायरेक्ट मटेरियल में से माइनस होता है, पर अगर ये जनरेटेड लिखा हुआ है तो मतलब बनाते टाइम ये खराब निकला है, तो फिर ये फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस होता है। सेल ऑफ स्क्रैप दो बार आता है कॉस्ट शीट में, एक बार मटेरियल में माइनस होता है और एक बार फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस होता है। तो क्योंकि ये लिखा है जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये मटेरियल खरीदते टाइम थोड़ी खराब हुआ, ये तो गुड्स बनाते टाइम खराब हुआ, तो फिर ये फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस होता है। ठीक है, आप बोलोगे फर्क क्या पड़ता है सर कि माइनस कहाँ कर रहे हैं? अल्टीमेटली माइनस तो होना ही है, पर क्या इससे प्राइम कॉस्ट पे फर्क पड़ जाता है, इससे फैक्ट्री कॉस्ट के अमाउंट पे फर्क पड़ जाता है, इसलिए सही जगह लिखना पड़ेगा। फ्रॉम द अबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, वही प्राइम कॉस्ट बताना है, फैक्ट्री कॉस्ट बताना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल तक ही जाना है, पर बहुत बड़ा है ना, बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में। तो चलिए बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो यूनिट्स नहीं है तो पर यूनिट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो कॉलम बनाना है आपको। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट,
बना लिया फॉर्मेट, आराम से 2 पेज तक का बना लो, है ना, लंबा क्वेश्चन है ये तो, 2 से ज्यादा भी लग सकता है, अभी 2 तो बनाओ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता ही है क्या लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सर ये चैप्टर पढ़ने से फायदा क्या होगा? इस चैप्टर को पढ़ने से फायदा ये होगा कि अब हमको कभी भी किसी भी चैप्टर में कॉस्ट शीट बनाने बोला जाएगा तो हमें वो पहले से आता होगा, यही एडवांटेज है। बाकी एग्जाम में तो आता ही है क्वेश्चन, वो तो अलग बात है। बाकी अभी मैंने आपको सबसे पहले यही क्यों पढ़ाया कि जिससे आगे चैप्टर्स में कभी बोले कॉस्ट शीट बनाओ तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, हमको ऑलरेडी आता होगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले आता है ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक। तो स्टूडेंट्स, ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक है 18 लाख इनर कॉलम में, 18 लाख इनर कॉलम में। और फिर इसमें ऐड क्या करते हैं, परचेजेस। तो ऐड करिए परचेजेस, तो परचेजेस कितने का है आपका, 10 करोड़ रुपए का परचेजेस है, 10 करोड़ रुपए की परचेजेस है। और इसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक 9,60,000, पर इसमें ऐड भी करेंगे, जीएसटी नहीं करना, आईटीसी मिल गया है। तो फ्रेट इनवर्ड 11,20,600। कल जो मैंने ट्रीटमेंट लिखवाया था ना जीएसटी का, उसको अच्छे से हाईलाइट करके रखना, क्योंकि आप लोग बार बार भूलोगे ये, और भूलोगे तो इसलिए वो काम आता रहेगा आपके। उसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना, ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। बाकी फिर आप लोग जब जीएसटी पढ़ लोगे फिर आपको मेरे उस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक एक बार वो काम आएगा। कितना आ रहा है टोटल, 10,19,60,600। फिर स्टूडेंट्स इसमें प्लस करते हैं डायरेक्ट वेजेस। तो इसमें भी 3 आइटम्स है। सबसे पहले वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स लिखा हुआ था, तो फैक्ट्री वर्कर्स का वेजेस 29,20,000। ऐसा मैंने आपको सिखाया था कि फैक्ट्री वर्कर्स डायरेक्ट लेबर को ही बोलते हैं, है ना, तो फैक्ट्री वर्कर्स आर डायरेक्ट लेबर। फिर इसके अलावा कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं उनके पीएफ में और उनके ईएसआईएस में। ईएसआईएस का फुल फॉर्म क्या बोला, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, और ये फुल फॉर्म हम आपको लेबर चैप्टर में लिखवा देंगे। अभी तो एक पॉइंट है, बस ऐसे ही लिख लो, बाकी लेबर चैप्टर जब आएगा तो वहाँ पूरा फुल फॉर्म लिखवा देंगे। कितना है, रॉन्ग है ये, देखो 18 माइनस 9, आपने ये माइनस नहीं किया होगा फिर से। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआईएस 3,60,000। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि कॉस्ट शीट हार्ड है, पर आप तो प्लस माइनस हार्ड बना रहे हो। ध्यान रखो, है ना, प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है। तो डायरेक्ट वेजेस है वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर और कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआईएस, और इसके अलावा प्रोडक्शन बोनस भी दिया हमने इनको। तो अगेन जैसे लेबर चैप्टर में सिखाएंगे कि बोनस देते क्यों है, क्यों देना है वर्कर को बोनस, हाँ, खुश रखने के लिए, हाँ, कि वो मोटिवेटेड रहे, वो अच्छा काम करते रहे, है ना, इसलिए बोनस देते हैं उसको। तो प्रोडक्शन बोनस कितने का, 2,90,000।
35,70,000। अच्छा, इस बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, तो प्लस करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में स्टूडेंट्स एक तो आपका रॉयल्टी पेड आ जाएगा। तो रॉयल्टी पेड जो है वो आपका कितना है, 172,600 इनर कॉलम में। और मोल्ड्स हमने लिया, तो अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन ऑफ मोल्ड्स अमोर्टाइजेशन ऑफ मोल्ड्स ऐसा नहीं है कि अमोर्टाइजेशन डायरेक्ट एक्सपेंस हो नहीं सकता, होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही, बस वो 2 साल में राइट ऑफ होगा। तो 2 साल में डिवाइड होएगा 4,48,000। ठीक है, याद रखना अमोर्टाइज किया है, पूरा नहीं लिया है ना, पूरी कॉस्ट नहीं ली है, 2 साल की लाइफ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें जॉब चार्जेस भी दिए हैं, जैसे मैंने डिजाइनिंग चार्जेस एग्जाम्पल में बताया हुआ है आपको, वैसे यहाँ पे जॉब चार्जेस दिया हुआ है। जॉब चार्जेस किसको देते हैं, जॉब वर्कर्स को देते हैं। क्या होते हैं सर जॉब वर्कर, जो हमारे वर्कर नहीं होते, उनका काम ही यही होता है दूसरों के लिए काम करना। तो हो सकता है कि वही फैक्ट्री जो है वो आपके बेसिकली सनफीस्ट के लिए भी प्रोड्यूस कर रही होगी, मतलब आईटीसी के लिए, और हो सकता है वही कंपनी ब्रिटानिया के लिए भी बना रही होगी, है ना। उनका काम ये है कि दूसरों के लिए बना बना के देना। तो जॉब वर्कर्स, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स कितना, 1,12,000। 1,12,000, 8,12,000, सॉरी 8,12,000 कितना आएगा, 14,32,600। तो इनके टोटल से आपका प्राइम कॉस्ट आएगा 1069,63200, 1069,63200। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि नीचे प्राइम कॉस्ट का जो आंसर दिया हुआ है ना, वो मैच नहीं कर रहा है, अपना प्राइम कॉस्ट मैच नहीं कर रहा है पावर एंड फ्यूल की वजह से। पावर एंड फ्यूल ले लोगे तो वो आ जाएगा, नहीं लोगे तो अलग आएगा, पर बाकी का आंसर सब मैच करेगा। ठीक है, तो क्योंकि स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लिया हुआ है, वहां उन्होंने पावर एंड फ्यूल को डायरेक्ट एक्सपेंस में ही लिया है। कल समझाया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड में भी ले सकते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट के बाद स्टूडेंट्स ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो बहुत लंबी लिस्ट है इस बार, वो प्रोडक्शन ओवरहेड में बहुत सारे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के सीरियल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पावर एंड फ्यूल ही लिख लेते हैं। तो अमाउंट फॉर पावर एंड फ्यूल, तो अमाउंट फॉर पावर एंड फ्यूल कितने का, 4,62,000। पावर एंड फ्यूल है 4,62,000। और स्टूडेंट्स इसके बाद है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना है, 1,12,000। फिर है डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कितने का, 84,000। पर ऑफिस बिल्डिंग तो यहाँ नहीं आता। फिर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना, 1,26,000। और डिलीवरी व्हीकल यहाँ नहीं आता। फिर सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, तो सैलरी पेड टू सुपरवाइजर 1,26,000।
सैलरी पेड टू सुपरवाइजर 1,26,000। और स्टूडेंट्स इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी 48,000। और फिर उसके बाद सेल्स ऑफिस नहीं आएगा, व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर नहीं आएगा, इंश्योरेंस तीनों आएंगे। इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी भी आएगा, हाँ, पर फिर भी सेपरेटली लिखने पड़ेंगे। इंश्योरेंस फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, मतलब अभी तो कर लो कुछ भी, एग्जाम में तो तीनों लिखना है। अभी तो चाहे एक साथ लिख लो, एग्जाम में तो तीनों अलग अलग ही लिखना है। और फिर उसके बाद इंश्योरेंस फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP कितना 36,000। और आगे है एक्सपेंसेस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, एक्सपेंसेस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ये पहले आया था हमारे क्वेश्चन में पॉइंट, है ना, एग्जाम में ही आया था वो पॉइंट भी, तो वो यहीं से उन्होंने कॉपी किया था 26,600। और इसके अलावा बस, हाँ, प्राइमरी पैकिंग यहाँ नहीं आता ना, प्राइमरी पैकिंग फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होता है। नहीं, वो मैनेजर का है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आएगा। तो आपका ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाता है। GWC का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट कितना? 10 करोड़ 80 लाख। 10 करोड़ 80 लाख 33,100। फिर प्लस करते हैं इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, प्लस करते हैं स्टूडेंट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक कितना है? 9,20,000। और माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक 8,70,000। तो इससे आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 10 करोड़ 80 लाख 83,100। ये मैच हो गया अपना आंसर से। तो मैंने बता दिया कि प्राइम कॉस्ट में तो पावर एंड फ्यूल का ही फर्क है बस। फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद अब इसमें बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट होती हैं। तो जैसे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होता है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इसमें भी दो दे रखे हैं। एक है क्वालिटी कंट्रोल चेक। क्वालिटी कंट्रोल चेक करवाया, उसमें लगे 19,600 रुपये। सिर्फ कॉपी मत करिए, देख देख के लिखिए, आपको भी दिखना चाहिए कि हाँ ये लिखा हुआ है। एक्सपेंसेस फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक 19,600। और सैलरी टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ कितना? 96,200। तो दोनों मिला के 115,800। क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा 115,800। 115,800। इसके अलावा बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी ऐड करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट 18,000।
200 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, और ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी यहीं ऐड होता है। इसमें आएगा आपका कौन सा वाला, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन किया किसका, फैक्ट्री का। एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा किया किसके लिए, फैक्ट्री के लिए, तो यही रिलेटेड टू प्रोडक्शन कहलाता है। एंड दिस इज 118600। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि एक और दिया हुआ है प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर। तो आप लोग को जो जो पॉइंट लग रहा है ना कि ये वाला मुझे याद रखना पड़ेगा, उस पे आप हाईलाइट करते रहिए, तभी आपको बाद में याद रहेगा। प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर अगर आपको लग रहा है कि ये मैं भूल रहा हूँ बार बार, तो फिर आप इसको हाईलाइट कर लीजिए कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन में ही आएगा। तो प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर कितना, 9,60,000। तो टोटल दोनों का 10,78,600। 10,78,600 प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर को सैलरी दी और एडमिनिस्ट्रेशन किया फैक्ट्री वर्क का, दोनों मिला के 10,78,600। और स्टूडेंट्स इसमें ऐड होता है प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग भी तो अभी ऐड करेंगे कि जो बन गया उसको पैक भी तो करो, तो प्राइमरी पैकिंग यहीं पे ऐड होता है। तो प्राइमरी पैकिंग कितने का है, 96,000। और स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस होता है, सेल ऑफ स्क्रैप बोले, सेल ऑफ डिफेक्टिव बोले, सेल ऑफ वेस्ट बोले, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट बोले, है ना, समझते हो आप लोग बाय प्रोडक्ट। नहीं तो फिर जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, हाँ, अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली जब कुछ बन जाता है ना तो उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, और इंटेंशनली बनता है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ बाय प्रोडक्ट लिखा सकता है कि अनइंटेंशनली बन गया, उसको भी बेच दिया, वो सब यही माइनस होना है। तो स्टूडेंट्स ये माइनस कर देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप कितने का है, सेल ऑफ स्क्रैप 86,000 का। तो फाइनली इससे आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,93,05,700। ठीक है, रुकना नहीं है, चलते जाना है, बढ़ते जाना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना है ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि इतना बड़ा एग्जाम में आ ही नहीं सकता, पर इसमें से कोई पॉइंट तो आ सकता है ना, इसलिए मुझे तो सिखाना पड़ेगा कि ये सब कहाँ आते हैं। ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक 11 लाख। और माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक 18 लाख। तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,05,700। और बस लास्ट खर्चा और ऐड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऊपर से ढूंढते हैं वापस।
डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग गिवन था, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, तो वो है आपका कितने का 56,000। और इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, अगर यूज्ड बाय सेल्समैन होता तब तो सेलिंग ओवरहेड में ही जाता, पर यूज्ड बाय डायरेक्टर है तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। और इसके अलावा सैलरी टू अकाउंट्स मैनेजर, सैलरी टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर 9,18,000, 9,18,000, ठीक है। और इसके अलावा सैलरी टू जनरल मैनेजर, सैलरी टू जनरल मैनेजर कितना 12,56,000। फिर फीस पेड टू ऑडिटर, फीस पेड टू ऑडिटर, ठीक है 7,20,000। और फीस पेड टू लीगल एडवाइजर, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर मतलब एडवोकेट है ना, लॉयर्स, तो उनको दिया 1,80,000। अच्छा उल्टा हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये 180 है। और लीगल, हाँ सही है, 180 ऑडिटर का है और लीगल एडवाइजर का 120 है, 120। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर तो सुना है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? हाँ कुछ तो स्पेशल होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखा हुआ है, कौन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई आइडिया है? हाँ मतलब वो कंपनी का किसी भी तरह से लिंक नहीं है उसका, जैसे जरूरी नहीं होता है हर डायरेक्टर के पास शेयर हो, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो खाली बस बोर्ड मीटिंग जब होती है तो उस टाइम वो पार्टिसिपेट करता है, बाकी कंपनी के अफेयर्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो फिर उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जैसे एक सीए भी बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, तो बैंक को गवर्नमेंट ने बना रखा है रूल कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी है, मतलब 2 ऐसे लोग होने जरूरी है जो बैंक में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो किसी 2 सीए को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अपने लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी हम कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और क्या मिलता है फिर उसके बदले? फीस मिलती है ना। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2,20,000, बस इतने ही है ऑफिस वाले तो। टोटल 27,69,600, और फिर बच गया अब जो भी वो सब चला जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, जो भी बच गया वो सब कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, जो भी बच गया वो सब डाल दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो शुरू से चले तो डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स, डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स 86,000 आ जाएगा। और इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग कितना? 18,000। और इसके अलावा है
सैलरी टू सेल्स मैनेजर, सैलरी टू सेल्स मैनेजर, तो सेल्स मैनेजर कितना होगा? 10,12,000। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंडरी पैकिंग, तो सेकेंडरी पैकिंग भी है और वो कितने का है? 1,12,000। और वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज engaged for distribution, engaged for distribution of goods, कितने का? 7,20,000। और इसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ, परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ कितना? 1,80,000, 21,28,000। ठीक है, तो फाइनली यू गेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स 11,35,03,300। तो ये क्वेश्चन हमेशा देखने में काम आएगा, कर तो पाओगे नहीं बार बार इसको, है ना। बस आइटम देखा कि हाँ ये वाला आइटम टफ लग रहा है, ये देख लिया कहाँ आता है, पूरा करने का तो कोई फायदा नहीं है इसको। एक स्टूडेंट 16 क्वेश्चन और ऐड किया है मैंने, है ना। 16 क्वेश्चन और ऐड कर दिया है, ये आपके उस पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको, पर जो मैं आपको कल शीट दूंगा ना उसमें होगा ये। मैंने आपको पहले शीट इसलिए नहीं दी क्योंकि अगर दे देता ना तो आप उसको रंगीन बना चुके होते अभी तक, मतलब आप सारी बातें लिख चुके होते उसमें, तो फिर क्या है रिवीजन में वो काम नहीं आता है फिर, क्योंकि उसमें पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है तो सब कुछ दिख जाता है पहले ही। पर अब वो ब्लैंक रहेगा, फिर प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा सीखने में आएगा, इसलिए वो लास्ट के लिए बचा रखा था मैंने। तो 16 तभी कर रहे हैं ना। हाँ, ये नवंबर 23 में आया था, नवंबर 23 का क्वेश्चन है ये। वो वैसे तो वो जो कल प्लेलिस्ट भेजी थी ना, पहले वाली देख लो, एक ही बात है, वो तो बेसिक तो सेम ही रहता है ना।
देखो मैंने भेज भी दिया, बाकी स्क्रीन पे तो है ही। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट BXC फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। वही ओपनिंग स्टॉक दे दिए सारे, मटेरियल दे दिया, फ्रेट इनवर्ड अभी अभी हमने करा ही था, डायरेक्ट वेजेस समझते ही हो, पावर एंड फ्यूल अब समझने लग गए। अच्छा, स्पेशल ड्राइंग्स, डायरेक्ट एक्सपेंस। स्पेशल ड्राइंग क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट, अरे होगा ना, मटेरियल में से माइनस होएगा, कैश डिस्काउंट नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट तो करना ही है। अच्छा, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल, वही डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो जाएगा। अच्छा, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग बोल रहे हैं, 1/5 यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस। और फिर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी दे दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड, डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, सेलिंग ओवरहेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्रोडक्शन ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल अलग से आता है, प्राइमरी पैकिंग अलग से आता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, पर इसके अंदर रेंट अभी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है। सैलरीज पेड टू मार्केटिंग स्टाफ दे दिया, हाँ, पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। फर्दर सम ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वॉज फाउंड डिफेक्टिव, कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले, एंड द डिफेक्टिव्स वेर रेक्टिफाइड, उनको ठीक कर दिया गया बाय इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड। खुद ही ने बोल दिया फैक्ट्री ओवरहेड लगाया, कितने का? 33,600 का फैक्ट्री ओवरहेड और लगाया। द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिटेल्स मेंशन्ड अबव, ऊपर कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है। एन अमाउंट ऑफ 1,20,600 वॉज रियलाइज बाय सेलिंग स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वही फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट शोइंग ऑल दिस। ठीक है, जनरली है, जितना हो जाता है उतना कर लेते हैं, बाकी आप कंप्लीट कर लेना घर पे। तो वही, इसमें भी यूनिट्स नहीं है, तो सिंपली अपने को पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम बनाना है। प्राइमरी पैकिंग लिखा हुआ है, प्राइमरी पैकिंग लिखा हुआ है, हाँ वो सेकेंडरी पैकिंग। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन तो सेकेंडरी पैकिंग हो गया, और प्राइमरी पैकिंग तो नॉर्मल है ही। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? वही डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड अलग अलग आइटम्स है इसमें। सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक है कितने का? 27 लाख, और ऐड कर दीजिए परचेजेस, तो परचेजेस कितने के हैं? 2,48 लाख, 2,48 लाख, और ऐड कर देंगे फ्रेट इनवर्ड, तो फ्रेट इनवर्ड कितने? 7,50,000, फ्रेट इनवर्ड है 7,50,000, और ऐड करेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल, तो इंश्योरेंस ऑन मटेरियल कितना? 15,000, और माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है ना, कितने का? 4,50,000। तो अगेन आपको डाउट होगी ट्रेड डिस्काउंट क्यों माइनस करते हैं सर, तो ये हम लोग मटेरियल चैप्टर में फिर से सीख लेंगे। अभी तो फॉर्मेट के जैसे सीख लिया कि करना है, रीजन उसका मटेरियल चैप्टर में और समझा देंगे। और फिर माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक,
तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कितना, 32,60,000। तो ये नेट आना चाहिए आपका 2,45,55,000। सही है, 2,45,55,000। फिर स्टूडेंट्स ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस। ये डायरेक्ट गिवन है कितने का, 42 लाख। और ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा स्पेशल ड्राइंग्स, स्पेशल ड्राइंग्स। और बस ये सिंगल आइटम ही है तो आउटर कॉलम में ही लिख दो कितने का है स्पेशल ड्राइंग, 3,60,000, 3,60,000। तो स्टूडेंट्स प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 2,91,15,000, 2,91,15,000। और फिर ऐड कर देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलो, वर्क्स ओवरहेड बोल लो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल लो, सब एक ही बात है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में पावर एंड फ्यूल कितना, 18,75,000। और फैक्ट्री में और क्या आ सकता है, रेंट आ सकता है। तो रेंट आ जाएगा 1/5 ऑफिस का है तो बाकी का तो यहाँ पे है 5,60,000। 7 लाख इंटू 4/5, 7 लाख इंटू 4/5। और डेप्रीसिएशन भी आता है क्या यहाँ पे, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितने का, 6,25,000, 6,25,000। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 6,25,000। और इसके अलावा कंज्यूमेबल्स भी इसी में आता है। तो कंज्यूमेबल्स एंड स्टोर्स 15,20,000। और क्या है, एक और है ना नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट लिखा हुआ ही है, फैक्ट्री ओवरहेड है वो। तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितना, 33,600, 33,600। 46,13,600 GWC। 337,28,600। फिर अगेन प्लस करोगे ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP है 10,60,000 और माइनस करोगे क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP कितना, 11,80,000। तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 3,36,08,600। फिर इसमें ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितने का है, 9 लाख, 9 लाख। और ऐड करेंगे प्राइमरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग कितना, 12,90,000। और माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। तो कितना, 120,600।
तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,56,78,000 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक 25 लाख ऐड कर दीजिए और माइनस करिए क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक कितना 28,38,000 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,53,40,000 3,53,40,000 ठीक है। फिर ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, तो जनरल वाले आ जाते हैं इसमें। तो जनरल में एक तो रेंट आ जाएगा आपका, तो रेंट कितना आएगा 1,40,000। 1/5 एरिया बोला ऑफिस में यूज हुआ तो 140 और कुछ इन्होंने खुद नहीं दे रखे थे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, तो जनरल एक ओवरहेड दे रखे थे 17,50,000, सब मिला के आ जाएगा 18,90,000। तो स्टूडेंट ऐसे ही एग्जाम में आते थे और कुछ इसी तरह के एग्जाम में आएंगे भी, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, आराम से इसमें मार्क्स लाए जा सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएंगे, तो उसमें दे रखा है एक तो सैलरी टू मार्केटिंग स्टाफ, सैलरी टू मार्केटिंग स्टाफ कितना 9,60,000। और क्या दे रखा है पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन कितने का 1,84,000। और एक ऊपर भी दे रखा था डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स 1,20,000। वन टू 64,000 तो आज आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,84,94,000। तो विद दिस स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। जो भी लेट ज्वाइन किए हैं तो या तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कवर करिए पीछे, या आपको बाद में पढ़ा दिया जाएगा। जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा ये चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा और कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेश चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसका कॉस्ट शीट से कोई लेना देना नहीं है। तो कॉस्ट शीट चाहे हमें समझ में आती हो चाहे नहीं आती हो, अगला चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, वेलकम।